हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यू करने वाले हैं फॉर डूएट एमकॉम 2022। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशंस के साथ सारे जो एमसीक्यू हैं वो कवर कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफिंग पॉलिसी रिक्वायर्स होस्ट कंट्री नेशनल्स। होस्ट कंट्री नेशनल जहाँ पे सब्सिडरीज होती हैं पेरेंट कंपनी की, टू बी रिक्रूटेड टू मैनेज सब्सिडरीज। कह रहा है कि होस्ट कंट्री के नेशनल्स को ही, मतलब लोकल्स को ही उठाएंगे यानी कि रिक्रूट करेंगे टू मैनेज दी सब्सिडरीज, यानी कि जो होस्ट कंट्री के अंदर हमने सब्सिडरी खोली है। वाइल पेरेंट कंट्री नेशनल्स, जो पेरेंट कंट्री के लोकल्स हैं वो की पोजीशंस होल्ड करेंगे एट दी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। तो ऐसा कौन सा अप्रोच है जो ये बताता है? तो 5 सेकंड का आपको दे रहा हूँ टाइम। सो जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ। ठीक है, नहीं आता तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जियोसेंट्रिक क्या होता है, यानी कि बंदा चाहे कहीं से भी हो, चाहे मतलब उसका रेस कैसी हो, उसका कलर कैसा हो, रिलीजन कैसा हो, ये कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे कहीं से ही हो। अगर वो बंदा उस जॉब के लिए फिट बैठ रहा है, राइट पीपल है, राइट पर्सन है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो उसे रिक्रूट कर लिया जाएगा। वो होता है जियोसेंट्रिक। अब बात कर लेते हैं रीजन सेंट्रिक की, रीजियोसेंट्रिक की। एक होस्ट कंट्री के अंदर हमारी कंपनी है, ठीक है, हम हैं पेरेंट कंपनी, तो इसके आसपास वाले ज्योग्राफिकल रीजन से ही हम रिक्रूट करेंगे बंदे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, यानी कि इसी के आसपास की रीजन से रिक्रूट करके बंदे लेके आएंगे। ठीक है, ये होता है रीजियोसेंट्रिक। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एथनोसेंट्रिक की। एथनोसेंट्रिक का मतलब है कि पेरेंट कंपनी अगर अमेरिका की है, पेरेंट कंपनी अगर अमेरिका की है और इस्टेब्लिश्ड है होस्ट कंट्री में भी हमारी एक सब्सिडरी है, ठीक है, होस्ट कंट्री में, तब वहाँ पे क्या होगा, जो की मैनेजेरियल पोजीशंस होंगी ना वो अमेरिकन्स की होगी। ठीक है, पेरेंट कंपनी के लोकल्स की होगी, समझ रहे हो, अमेरिका के बंदों की होगी। ठीक है, ये होता है एथनोसेंट्रिक अप्रोच। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? सी। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि सब्सिडरी को संभालने के लिए जिस कंट्री में, यानी कि मान के चलो होस्ट कंट्री में, होस्ट कंट्री के बंदों को ही उठा लिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारी सब्सिडरी है यानी कि होस्ट कंट्री में है, तो वहीं के ही बंदों को अपॉइंट कर लिया जाएगा टू मैनेज दी सब्सिडरी। क्लियर है? जैसे कि मैं बात करूँ मैकडोनल्ड्स की, तो मैकडोनल्ड्स में कौन कौन काम करते हैं? बाहर के देश वाले तो नहीं आते हैं, इंडिया वाले ही करते हैं, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। क्लियर हो गया ये भी। इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने नेक्स्ट में दी हुई है, अगर आपको देखनी है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना इजीली। ठीक है, आंसर है सी, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, और ये इन तीनों की डेफिनेशंस बताई गई है। चलो नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अज्यूम्स 2x2 मॉडल फॉर एक्सप्लेनिंग द थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के बारे में पूछा गया है, एक सेकेंड। तो पूछा गया है 2x2 मॉडल जो बताती है कौन सी थ्योरी है वो इंटरनेशनल ट्रेड की। तो एक और टॉपिक है यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, ये आप ज़रूर कर लेना। सबसे पहले कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये किसने बताई थी? डेविड रिकार्डो ने बताई थी। क्लियर है, डेविड रिकार्डो ने बताई थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, यानी कि एक कंट्री के अंदर पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो वो होती है कंपैरेटिव एडवांटेज। बी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इस किसने दी थी? ये दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने दी थी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसके अंदर जिस कंट्री के अंदर एक जो गुड है वो कम कॉस्ट पर बनाई जा रही है, ठीक है, और अदर कंट्रीज़ बना रही है उसे ज़्यादा कॉस्ट पर, तो वहाँ पे उस कंट्री को एक एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल जाती है, ये कहना था इसका। थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ही बताया गया है कि जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। ये जिसने दी है अभी आगे आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर पता चल जाएगा, नाम मेरे को याद नहीं है अभी। नेक्स्ट इज़ डी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसने 2x2 मॉडल को देखा था, समझा था। वो कैसे, अभी हम बात कर लेते हैं, पहले इसके नाम नोट कर लो। एक और नाम है इसका फैक्टर एंडोवमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी। और हेक्सर एंड ओहिलिन थ्योरी, हेक्सर
ऑयलिंग थ्योरी, ऐसा कुछ करके नाम है, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के। इसके एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि है क्या ये चीज़। मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कंपेरेटिव एडवांटेज की यहाँ से देख लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हम आगे बढ़ते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी करते हैं। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी करते हैं अब। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, किसने दी है? हबर्लर्स थ्योरी है ये, हबर्लर ने दी थी, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? ये एक ऐसी वैल्यू है ऑफ लॉस व्हेन चूजिंग बिटवीन टू और मोर कमोडिटीज़, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो एक एग्रीकल्चर फील्ड पे हम सिर्फ वीट उगा रहे हैं, बट वहाँ पे हम कॉर्न भी या फिर कुछ और भी उगा सकते थे, ठीक है। दूसरी क्रॉप भी उगा सकते थे। तो दूसरी क्रॉप को ना उगाने के चक्कर में हमें 1000 गंवाने पड़े, मतलब जो दूसरी क्रॉप उगाते हम तो 1000 की वो बेची जाती। तो ये हो गया उसका वीट उगाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? क्लियर है? तो ये पढ़ लेना इसके इसने कैसे बताया है, ठीक है। इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि अपॉर्चुनिटी, एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स को पाने के लिए हमें वाई को छोड़ना पड़ेगा, वही चीज़ है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। अब फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसने दी थी? नाम देख लो, ये रहा। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के अंदर देखो 2x2 मॉडल किसे कहा गया है? अब देखो 2 यानी कि 2 कंट्री, 2 यानी कि 2 फैक्टर लेबर एंड कैपिटल, 2 यानी कि 2 कमोडिटी एक्स एंड वाई, इसको कहा गया है 2x2 मॉडल, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ विद वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा लेबर है तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी, और कैपिटल इंटेंसिव इनके पास नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट कर लेगी। दूसरी कंट्री के पास है कैपिटलाइज्ड, मतलब कैपिटल वाली टेक्निक, तो वो कैपिटल वाली एक्सपोर्ट करेगी और लेबर वाली इंपोर्ट करेगी, ऐसा दिखाया गया है इसके अंदर। क्लियर है? 2 फैक्टर, बिल्कुल ईजी था ये। तो ये थ्योरी भी हमारी कवर हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी? बीओपी वैसे तो हमारा मैक्रो का है, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर भी आया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी? तो करंट अकाउंट के अंदर क्या आता था? विजिबल्स आते थे सबसे पहला। तो विजिबल के अंदर क्या आएगा? गुड्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इनविजिबल आते हैं, सॉरी हाँ, इनविजिबल यानी कि सर्विसेज वगैरह, सर्विसेज, फैक्टर इनकम्स एंड नॉन फैक्टर इनकम। देन थर्ड चीज़ होती है हमारी हाँ, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन या फिर यूनिलेटरल चीज़, करंट ट्रांसफर्स जिसे कहा जाता है, इनकम पेमेंट्स जिसे कहा जाता है। तो ये करंट अकाउंट के अंदर ही आता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है। करंट अकाउंट के अंदर एरर्स एंड ओमिशंस नहीं आता है। इसके एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आपको इजीली क्लियर होगा। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ये दोनों चीज़ है। करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आता है, इन दोनों के मतलब बैलेंस को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, याद रखना। देन आते हैं हमारे इनविजिबल, जिसके अंदर नॉन फैक्टर इनकम, यानी कि कुछ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंश्योरेंस वाली सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन फैक्टर इनकम यानी कि रेंट वगैरह, ठीक है, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरीज वगैरह, ये होगी फैक्टर इनकम हमारी। नेक्स्ट है करेंसी ट्रांसफर्स, लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जिसे कहा जाता है, वन साइडेड, जिसका एग्जांपल है गिफ्ट। तो ये आता है करंट अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग बोरोविंग्स आती है और इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब एरर एंड इमोशन कह रहा हूँ, ओमिशन क्या है? एरर एंड ओमिशन, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालने के लिए, अगर मान के चलो बाई चांस -10 आ रहा है, तो एरर एंड ओमिशन कहलाएगा ये -10। तो वहाँ पर नेट एरर एंड ओमिशन को ऐड कर दिया जाएगा +10, ताकि जो बीओपी का बैलेंस आ रहा होगा वो ज़ीरो आए, ठीक है। ज़ीरो होना ज़रूरी होता है बीओपी का बैलेंस। तो नेट एरर एंड ओमिशन इसलिए यूज़ किया जाता है टू बैलेंस दी बीओपी। एक और चीज़ रहेगी, वो है ऑफिशियल रिज़र्व। ऑफिशियल रिज़र्व यानी कि जो फॉरेक्स रिज़र्व पड़ा रहता है किसके पास? आरबीआई के पास। उसके बारे में ये बात की गई है, फॉरेक्स रिज़र्व के बारे में बात की गई है, जो कि आरबीआई के पास पड़ा रहता है। कभी कभार ये कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखा दिया जाता है, अदरवाइज इसको सेपरेटली दिखाते हैं एज बिलो लाइन आइटम, एज बिलो लाइन आइटम, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस समझ लेना है कि क्या सीन है इन चीज़ों का।
क्लियर है, ये भी कवर हो चुका है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एक चीज़ है अंडर रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल कह लो या फिर इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन कह लो, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है ये। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है इसके अंदर? एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, यूनिफाइड पॉलिसीज़, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, लेबर एंड कैपिटल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जिसके अंदर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। क्लियर है, बैरियर्स को हटा दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। देन आता है कस्टम यूनियन के अंदर ये तो होता ही होता है FTA, ठीक है, ये तो होता ही होता है, प्लस ऐड हो जाता है कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऐड हो जाता है। देन बात कर लेते हैं कॉमन मार्केट की, हमसे इसी का ही क्वेश्चन पूछा गया है। देन अब ऊपर चले जाते हैं कॉमन मार्केट पे। कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन तो होता है, मतलब ये दोनों चीज़ तो होती ही होती है, बट क्या चीज़ इंक्लूड हो जाती है? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज। क्लियर है, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और कैपिटल। देन इससे ऊपर चले जाते हैं तो आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन, जिसके अंदर कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, ये तो होता ही होता है बट ये ऐड हो जाता है। तो पहले आंसर तो हम देख लेते हैं क्या है। कॉमन मार्केट का पूछा गया है, कॉमन मार्केट, तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो ये FTA का पार्ट है, फर्स्ट ये होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये क्लियर है, ये होता है। सी कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, जब कस्टम यूनियन आ जाता है, देखो कस्टम यूनियन में आपको दिख रहा होगा कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, हमसे कॉमन मार्केट का पूछा गया है, यानी कि कस्टम यूनियन ऐड होता है, ठीक है। तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है, A है हमारे पास, C है हमारे पास, फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड लेबर। जब कॉमन मार्केट की बात करते हैं तो फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर आ जाती है, ठीक है, ये आ जाता है। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास यूनिफाइड मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। ये किसके अंदर आता है? आप सभी को अभी मैंने बताया किसके अंदर आता है, ये आता है तुम्हारे इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। उसके बाद ऊपर सबसे ऊपर क्या था? पॉलिटिकल यूनियन, यानी कि एक गवर्नमेंट आ जाती है, कॉमन गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ ऐड करके एक कॉमन गवर्नमेंट बन जाती है। क्लियर हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट प्रोसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ कंपनी। ये 2021 के अंदर हमने पेपर बनाया था, हमारा सैम्पल पेपर, और उसके अंदर ये एज इट इज़ हमने क्वेश्चन डाला था और एज इट इज़ आया है, और ये क्वेश्चन आपको गूगल पे भी एज इट इज़ ही मिलेगा। तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि ये रिपीट हो सके इस बार 2022 के अंदर, तो एक बार चेक कर लेना क्या होता है करेक्ट सीक्वेंस। पहले आता है डोमेस्टिक, देन आता है इंटरनेशनल, देन आता है मल्टीनेशनल, देन ग्लोबल, देन ट्रांसनेशनल। याद रखने का कैसा है, डोमेस्टिक एंड ट्रांसनेशनल लास्ट में, इसके बीच में डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल आएगा, देन MNC, देन ग्लोबल, ठीक है। क्लियर हो गया, B इज़ द आंसर। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। सब्सिडरीज कंसिडर द रीजनल एनवायरनमेंट फॉर पॉलिसी और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। रीजनल की बात आ रही है यहाँ पे, नाम से ही पता चल रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश द होल्डिंग्स ऑफ अ कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। कंट्री का ट्रेजर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कौन सी थ्योरी बताती है? रिकार्डो थ्योरी, मर्सेंटिलिज्म, हेक्सर और गोल्ड थ्योरी, ठीक है। इन चारों में से मतलब आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन करते ही। आंसर बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफर्स द एक्सपोर्टर बेस्ट अश्योरेंस ऑफ बीइंग पेड फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली। अश्योरेंस देता है किसको? एक्सपोर्टर को, ठीक है, कि वो उसे पे किया जाएगा। तो बताओ क्या आंसर है? इजी आंसर है इसका। सो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा इंटरनेशनल बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इफ़ पॉसिबल। भाई अगर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सको तो लगा लेना। एंड थैंक यू फॉर बिलीविंग अस, एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।